हेलो एवरीवन। तो हमारी वॉच लिस्ट से एक और बैंक के क्वार्टर थ्री के रिजल्ट आ गए हैं। बैंक का नाम है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। तो फर्स्टली हम लोग इस बैंक के क्वार्टर थ्री के रिजल्ट का एनालिसिस करेंगे एंड साथ में ये जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी बनती हुई दिखाई दे रही है या फिर नहीं दे रही है। तो ये है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के क्वार्टर थ्री के नंबर्स। तो फर्स्टली लोन बुक ग्रोथ के बारे में बात कर लेते हैं। तो वाई एन वाई इस बैंक की लोन बुक यहाँ पे 21% से ग्रोथ हुई है एंड क्यू ऑन क्यू बेसिस पे यहाँ पे 5% से ग्रोथ हुई है। एंड बात कर लेते हैं एसेट क्वालिटी के पर्सपेक्टिव से। तो क्यू ऑन क्यू बेसिस पे इनके ग्रोथ एनपी यहाँ पे 17 बेसिस पॉइंट से इंप्रूव हुए हैं। मतलब क्यू ऑन क्यू बेसिस पे इस बैंक की जो एसेट क्वालिटी है वो और अच्छे से इंप्रूवमेंट होती हुई दिखाई दे रही है। एंड बात करें नेट एनपीए के पर्सपेक्टिव से, तो इनका नेट एनपीए क्यू ऑन क्यू बेसिस पे स्टेबल दिखाई दे रहा है। एंड बात करें कस्टमर डिपॉजिट के पर्सपेक्टिव से, तो इस बैंक का जो कस्टमर डिपॉजिट है 24% से वाई एन वाई ग्रोथ हुआ है एंड क्यू ऑन क्यू बेसिस पे 5% से ग्रोथ हुआ है। एंड यदि बात करें कासा डिपॉजिट के बारे में, तो वाई एन वाई इनके कासा डिपॉजिट 33% से ग्रोथ करे हैं। कासा का मतलब करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट। इस वाले डिपॉजिट पे बैंक को सबसे कम ब्याज देना पड़ता है एंड आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का कासा डिपॉजिट यहाँ पे 33% से इंप्रूव हुआ है, जिसके बदौलत जो इनका कासा रेशियो है वो 51.60% हो गया है। एंड आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का जो कासा रेशियो है वो क्यू ऑन क्यू बेसिस पे लगभग 157 बेसिस पॉइंट से यहाँ पे इंप्रूव हुआ है। मतलब बैंक्स के बीच में जहां पे डिपॉजिट को कलेक्ट करने की बहुत बड़ी कंपटीशन चल रही है, उस टाइम पे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक यहाँ पे अच्छे से अपने कासा डिपॉजिट को इंप्रूव कर पा रहा है और इसका करंटली जो कासा रेशियो है वो 52% के आसपास में है। जबकि जो बाकी के कॉमर्शियल्स बैंक हैं, जो बड़ी कॉमर्शियल्स बैंक है, उनका जो कासा रेशियो है 35 से 40% के आसपास में है। एंड जो छोटी बैंक्स हैं लाइक डीसीबी बैंक है या सीएसबी बैंक है, उनका कासा रेशियो अराउंड 20 से 22% के आसपास में है। मतलब डिपॉजिट जुगाड़ने वाले कंपटीशन के अंदर यहाँ पे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक इस रेस के अंदर टॉप करता हुआ दिखाई दे रहा है। बात कर लेते हैं कॉस्ट ऑफ फंड्स के पर्सपेक्टिव से। तो करंटली आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का कॉस्ट ऑफ फंड्स यहाँ पे 6.11% है, जो क्यू ऑन क्यू बेसिस पे यहाँ पे 12 बेसिस पॉइंट से इंप्रूव हुआ है। एंड बात कर लेते हैं नेट इंटरेस्ट मार्जिन के पर्सपेक्टिव से, तो क्यू ऑन क्यू बेसिस पे इनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन यहाँ पे 17 बेसिस पॉइंट से इंप्रूव हुआ है। एंड जो करंटली क्वार्टर थ्री के अंदर इनका निम आया है वो 5.76% का आया है। एंड बात कर लेते हैं प्रॉफिटेबिलिटी के पर्सपेक्टिव से, तो वाई एन वाई इस बैंक का प्रॉफिट यहाँ पे 48% से ग्रोथ हुआ है एंड क्यू ऑन क्यू बेसिस में यहाँ पे 43% से ग्रोथ हुआ है। मतलब 3-4 क्वार्टर के बाद में इस बैंक का जो प्रॉफिट है अब वापस ग्रोथ फेज के अंदर आता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड इस बैंक ने यहाँ पे अपना एक डाटा और शेयर किया है कि लास्ट के 6 सालों में, मतलब कैपिटल फर्स्ट के साथ मर्जर होने के बाद में, इस बैंक का जो कस्टमर डिपॉजिट है वो लगभग 35% के सीएजीआर से यहाँ पे ग्रो किया है, जिसको अपन बहुत अच्छा नंबर कंसिडर कर सकते हैं। बिकॉज जो बाकी के बैंक्स हैं उनका जो कस्टमर डिपॉजिट है लगभग 15 से 20% के आसपास में ग्रोथ करता है, जबकि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने यहाँ पे इंडस्ट्री से लगभग 2 से 3 गुना अपना कस्टमर डिपॉजिट को ग्रोथ कराया है। बात करें कासा डिपॉजिट ग्रोथ के बारे में, तो बैंक ने यहाँ पे ये डेटा भी दिया है कि लास्ट के 6 ईयर्स के अंदर हमारा जो कासा डिपॉजिट है उसका ग्रोथ रेट का सीएजीआर रहा है 57% का। मतलब बहुत ही फेबुलस नंबर है। आप ये कह सकते हो कि मार्केट के अंदर डिपॉजिट को जुगाड़ करने के लिए मारामारी चल रही है। मतलब बहुत सारी बैंक्स एक्स्ट्रा इंटरेस्ट रेट ऑफर कर रहे हैं कस्टमर्स को अपने बैंक में डिपॉजिट रखने के लिए, बट यहाँ पे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक इस रेस के अंदर सबसे आगे निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं कॉस्ट ऑफ फंड के पर्सपेक्टिव से। जैसा हमने डिस्कस किया, इनका जो कासा डिपॉजिट है लास्ट के 6 ईयर्स में लगभग 57% से ग्रोथ किया है। इसका मतलब हम लोग ये समझ सकते हैं कि इस बैंक ने यहाँ पे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट यहाँ पे ऑफर किया होगा अपने कस्टमर्स को, बट ऐसा नहीं है। हाँ, मान सकते हैं कि इस बैंक ने सेविंग अकाउंट और एफडी में यहाँ पे अच्छा खासा इंटरेस्ट दिया होगा कस्टमर्स को, बट यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो उनका कॉस्ट ऑफ फंड्स है उतना ज्यादा इन्फ्लेट नहीं हुआ है। जब मर्जर हुआ था उस टाइम पे इनका कॉस्ट ऑफ फंड्स हुआ करता था 7.80% के आसपास में एंड करंटली वो इंप्रूव होकर कितना हो गया 6.11% के आसपास में। मतलब जो बाकी की कॉमर्शियल्स बैंक है, बाकी की जो शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक है, उसका जो करंटली कॉस्ट ऑफ फंड है उसके आसपास में ये बैंक यहाँ पे एग्जिस्ट करने लग गया है। मतलब इस बैंक ने लास्ट के 5-6 सालों के अंदर अच्छे खासे डिपॉजिट भी जुगाड़ लिए हैं एंड साथ में ही धीरे धीरे अपना जो कॉस्ट ऑफ फंड्स है उसको रिड्यूस भी कर लिया है। एंड किसी बैंक के लिए इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है क्या वो बैंक लोवेस्ट इंटरेस्ट रेट पे अपना जो डिपॉजिट है अच्छे से जुगाड़ पा रहा है या फिर कलेक्ट कर पा रहा है या फिर नहीं कर पा रहा है। यहाँ पे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक इस पैरामीटर पे अच्छे से पास करता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड करंटली इस बैंक का जो सीडी रेशियो है, यू कैन से क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो, लगभग 96% के आसपास में है। एंड बैंक का ये टारगेट है कि अपकमिंग क्वार्टर्स के अंदर हम लोग हमारा जो सीडी रेशियो है उसको 85 से 90% के बीच में लाएंगे, जो आरबीआई के नॉर्म्स होते हैं। एंड जिस तरह से लोग अपना डिपॉजिट ग्रोथ करा रहे हैं उसके बेसिस पे ये लग रहा है कि अपकमिंग क्वार्टर्स के अंदर जो इनका टारगेट है सीडी रेशियो का 85 से 90% के बीच में लाने का, उसको लगभग इजीली अचीव भी कर लेंगे। अब लोन बुक ग्रोथ के बारे में थोड़ा डिटेल से बात कर लेते हैं। जैसे हमने डिस्कस किया कि क्वार्टर थ्री के अंदर वाई ऑन वाई 21% से लोन बुक ग्रोथ किया है एंड लास्ट के 3-4 सालों के अंदर भी इस बैंक की जो लोन बुक है यहाँ पे कंसिस्टेंटली लगभग 20% के आसपास में ग्रोथ करती हुई दिखाई दी है। एंड बात करें होलसेल लोन बुक ग्रोथ के बारे में, तो आपको याद होगा जो इस बैंक की लेगेसी बुक थी, जो होलसेल के बैड लोन्स थे वो यहाँ पे काटते गए थे, बहुत कम कर लेते वाले लोन बुक को, बाद में होलसेल वाले लोन बुक को यहाँ पे फिर से वापस ग्रोथ करना स्टार्ट कर दिया है। अब एक बार बैंक की कलेक्शन एफिशिएंसी के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस बैंक की जो कलेक्शन एफिशिएंसी है माइक्रो फाइनेंशियल लोन को एक्सक्लूड करके वो कंसिस्टेंटली यहाँ पे मेंटेन दिखाई दे रही है। बट इस बैंक का जो माइक्रो फाइनेंशियल लोन बुक थी उसके अंदर अच्छा खासा टर्बुलेंस देखने को मिला था, बिकॉज पूरी माइक्रो फाइनेंशियल इंडस्ट्री के अंदर ही अच्छे खासे एनपीएज यहाँ पे क्रिएट हो रहे थे।
उस इंडस्ट्री वाइड इश्यू के कारण इस बैंक की जो माइक्रो फाइनेंस वाली जो कलेक्शन एफिशिएंसी थी यहाँ पे घटने लग गई थी। एंड क्वार्टर 3 FY 26 के अंदर लोवेस्ट चली गई थी 96.90% के आसपास में। बट लास्ट के 3-4 क्वार्टर से इस बैंक की जो माइक्रो फाइनेंस वाली कलेक्शन एफिशिएंसी है वो कंसिस्टेंटली यहाँ पे इंप्रूवमेंट होती हुई दिखाई दे रही है। एंड करंटली जो इसकी कलेक्शन एफिशिएंसी है वो 99.40% के आसपास में है। मतलब ये कह सकते हैं कि इस बैंक के लिए माइक्रो फाइनेंस वाला जो वर्स्ट फेज था वो वापस जा चुका है। अब वापस इस बैंक की जो एसेट क्वालिटी है अच्छे से यहाँ पे मेंटेन होना स्टार्ट हो गई है। जो हमने देखा भी है कि इस बैंक का जो ग्रॉस एनपी है वो क्यूएनक्यू बेसिस पे यहाँ पे अच्छा खासा इंप्रूवमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब अपकमिंग क्वार्टर्स के अंदर इस बैंक की जो एसेट क्वालिटी है यहाँ पे और अच्छे से स्टेबल होती हुई दिखाई देगी। एंड आप लोगों को पता होगा कि किसी बैंक के लिए एसेट क्वालिटी का स्टेबल होना या फिर क्यूएनक्यू बेसिस पे इंप्रूवमेंट होना बहुत जरूरी होता है। अदरवाइज वो बैंक अपकमिंग क्वार्टर्स के अंदर अच्छे से डिसबर्समेंट नहीं कर पाएगा और उसकी लोन बुक यहाँ पे अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाएगी। अब इस बैंक की जो एसेट क्वालिटी है उसको डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो इस बैंक का जो लोन का पोर्टफोलियो है तो पोर्टफोलियो वाइज यहाँ पे जो क्या ग्रोस एनपी रहे उसके बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्टली बात कर लेते हैं मॉर्गेज वाले सेगमेंट के बारे में। तो यहाँ पे ग्रोस एनपी क्यूएनक्यू बेसिस पे लगभग 10-11 बेसिस पॉइंट से यहाँ पे खराब हुआ है। बात कर लेते हैं व्हीकल लोन के पर्सपेक्टिव से। तो इनका क्यूएनक्यू पर्सपेक्टिव से ग्रोस एनपी यहाँ पे लगभग 10 बेसिस पॉइंट से इंप्रूव हुआ है। बात कर लेते हैं एमएसएमई लेंडिंग के बारे में। तो क्यूएनक्यू बेसिस पे इनका ग्रोस एनपी यहाँ पे लगभग 4 बेसिस पॉइंट से खराब हुआ है। बात कर लेते हैं कंज्यूमर लोन के पर्सपेक्टिव से। तो यहाँ पे जो इनकी एसेट क्वालिटी है अच्छा खासा इंप्रूवमेंट होते हुए दिखाई दे रही है। बिकॉज क्वार्टर 2 FY 26 के अंदर इस वाले सेगमेंट का ग्रोस एनपी था 1.81% के आसपास में। एंड करंटली क्वार्टर 3 FY 26 के अंदर इस सेगमेंट का ग्रोस एनपी 1.45%। मतलब क्यूएनक्यू बेसिस पे यहाँ पे लगभग 35 बेसिस पॉइंट से ग्रोस एनपी यहाँ पे इंप्रूव हुआ है। एंड क्रेडिट कार्ड वाले सेगमेंट के अंदर भी इनका जो ग्रोस एनपी यहाँ पे स्टेबल दिखाई दे रहा है। एंड बात कर लेते हैं माइक्रो फाइनेंस वाले सेगमेंट के बारे में। तो माइक्रो फाइनेंस का जो ग्रोस एनपी था यहाँ पे इनका क्यूएनक्यू बेसिस पे अच्छा खासा इंप्रूव हुआ है। मतलब क्वार्टर 2 FY 26 के अंदर इनका जो ग्रोथ एनपीए था 7.76% था। वो क्वार्टर 3 FY 26 के अंदर इंप्रूव हो गया कितना हो गया 5% के आसपास में। मतलब क्यूएनक्यू बेसिस पे यहाँ पे 276 बेसिस पॉइंट का यहाँ पे इंप्रूवमेंट देखने को मिला इनकी माइक्रो फाइनेंस वाले एसेट क्वालिटी के अंदर। इसका मतलब इस बैंक का जो माइक्रो फाइनेंस वाला इश्यू चल रहा था पिछले कुछ क्वार्टर से वो यहाँ पे स्टेबल होता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड अपकमिंग क्वार्टर के अंदर इनके माइक्रो फाइनेंस वाले सेगमेंट के अंदर ऐसे कोई बड़े एनपीएस यहाँ पे देखने को नहीं मिलेंगे। मतलब अपकमिंग क्वार्टर के अंदर इस बैंक की जो एसेट क्वालिटी है यहाँ पे और अच्छे से इंप्रूवमेंट होती हुई दिखाई देगी। अब एक बार पिछले 4-5 क्वार्टर से क्या ट्रेंड रहा एसेट क्वालिटी का वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो इनका जो ग्रोस एनपीए है वो यहाँ पे जून 2025 वाले क्वार्टर के अंदर पिक आउट कर गया था। मतलब जून वाले क्वार्टर के अंदर का जो ग्रोस एनपीए था 1.97% था। एंड उसके बाद में कंसिस्टेंटली इनका ग्रोस एनपीए यहाँ पे इंप्रूवमेंट होता हुआ दिखाई दिया है। बिकॉज जून वाला क्वार्टर था उसके अंदर जो इनकी माइक्रो फाइनेंस की एसेट क्वालिटी थी वो पिक आउट हो गई थी। उसके बाद से कंसिस्टेंटली इनके ग्रोस एनपीए यहाँ पे इंप्रूवमेंट फेज के अंदर जा रहे हैं। इसका मतलब ये बैंक वापस सही डायरेक्शन में जा रहा है। साथ में आपने देखा है इसकी जो डिपॉजिट बुक अच्छे से ग्रोथ करी है। इसका मतलब अपकमिंग क्वार्टर्स के अंदर जो मैनेजमेंट का गाइडेंस होता है 20 से 22% से लोन बुक को ग्रोथ कराने वाला, तो देयर इज पॉसिबिलिटी उस वाले गाइडेंस को यहाँ पे बैंक बीट कर सकती है अपकमिंग क्वार्टर्स के अंदर। तो ये हमने डिस्कस करे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के क्वार्टर 3 के नंबर्स। अब एक बार नंबर्स को थोड़ा समराइज कर लेते हैं। तो फर्स्टली बात कर लेते हैं एसेट क्वालिटी के बारे में। तो क्यों की बेसिस पे इनकी एसेट क्वालिटी यहाँ पे इंप्रूवमेंट फेज के अंदर जा रही है। एंड अपकमिंग क्वार्टर्स के अंदर इस बैंक की एसेट क्वालिटी यहाँ पे और अच्छे से इंप्रूवमेंट होती हुई दिखाई देगी। एंड सेकंडली बात कर लेते हैं लोन बुक ग्रोथ के बारे में। तो इस बैंक की लोन बुक वाई ऑन वाई यहाँ पे 21% से ग्रोथ करती हुई दिखाई दे रही है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का जो वर्स्ट था वो पास्ट के अंदर जा चुका है। एंड अपकमिंग क्वार्टर्स के अंदर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक फिर से अपने लोन बुक की ग्रोथ अच्छे से करता हुआ दिखाई देगा। बिकॉज यहाँ पे डिपॉजिट के एसेस कोई दिक्कत नहीं है, साथ में एसेट क्वालिटी इंप्रूवमेंट फेज के अंदर है। इसका मतलब अपकमिंग क्वार्टर के अंदर अच्छे से यहाँ पे डिसबर्समेंट पे डिसबर्समेंट होंगे। एंड जो उनकी लोन बुक की ग्रोथ है वो जो मैनेजमेंट का गाइडेंस है 20 से 22% से ग्रोथ करने वाला, उसको देर इज पॉसिबिलिटी बीट कर सकती है। अब आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को अपॉर्चुनिटी के पर्सपेक्टिव से डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट क्राइटेरिया होता है कि क्योंकि बेसिस पे एसेट क्वालिटी इंप्रूवमेंट फेज के अंदर होनी चाहिए, उस वाले क्राइटेरिया को वाला बैंक यहाँ पे पास करता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड जो हमारा सेकंड क्राइटेरिया होता है कि उस बैंक की लोन बुक एटलीस्ट 20% उससे ज्यादा रेट से ग्रोथ करनी चाहिए। एंड थर्डली बात कर लेते हैं इस बैंक के स्टॉक के वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव से। तो करंटली इस बैंक का स्टॉक लगभग 1.3 1.4 के प्राइस टू बुक रेशियो पर ट्रेड कर रहा है। बट जो इस बैंक के रिटर्न रेशियोज है, जो उसका रिटर्न ऑन इक्विटी 5 से 6% के आसपास में है, तो रिटर्न ऑन एसेट है वो 1% से कम है। तो इन रिटर्न रेशियोज को देखते हुए वेरिएशन के पर्सपेक्टिव से उतना कंफर्ट नहीं आता है। एंड यदि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को जो बाकी के दो बैंक और है डीसीबी बैंक और सीएसबी बैंक, उससे यदि कंपेयर करने की कोशिश करें तो यहाँ पे ये पता लगेगा कि सीएसबी बैंक की लोन बुक यहाँ पे 25 से 30% से ग्रोथ होती है। बट उसकी जो एसेट क्वालिटी है क्वार्टर 3 के अंदर खराब हुई है क्वार्टर 2 के कंपैरिजन में। ऑल्दो मैनेजमेंट ने ये बोला है कि हमारी जो एमएसएमई लेंडिंग है उसके अंदर थोड़ा इशू देखने को मिला है। एंड अपकमिंग क्वार्टर्स के अंदर एसेट क्वालिटी वापस इंप्रूव हो जानी चाहिए। एंड सीएसबी बैंक की मैनेजमेंट का भी ये गाइडेंस रहता है कि हमारे जो ग्रोस एनपी है वो 2% से कम रहेंगे। तो ऑल्दो क्वार्टर 3 के जो उनको ग्रोस एनपी रिपोर्ट हुए हैं जो मैनेजमेंट का गाइडेंस है उसी रेंज के अंदर आते हैं। बट स्टिल ये कह सकते हैं कि उनकी बेसिस पे उनकी एसेट क्वालिटी यहाँ पे थोड़ी खराब हुई है।
एंड डीसीबी बैंक की जो लोन बुक है वो 18 से 19% से ग्रोथ होती है। एंड बात करें रिटर्न ऑन एसेट के पर्सपेक्टिव से तो डीसीबी बैंक का भी रिटर्न ऑन एसेट यहाँ पे 1% से कम है। एंड बात करें कासा रेशियो के पर्सपेक्टिव से तो डीसीबी बैंक एंड सीएससी बैंक दोनों का कासा रेशियो लगभग 20 से 22% के आसपास में है। मतलब तीनों बैंक यहाँ पे अपने अलग अलग पैरामीटर में शॉर्टलेस होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यदि किसी को लोन बुक की ग्रोथ पे फोकस करना है कि मेरे को वो बैंक चाहिए जिसकी लोन बुक 25 से 30% से ग्रोथ कर रही हो, तो वो सीएससी बैंक के साथ में जा सकता है। पर यदि किसी को एसेट क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज करना ही नहीं है, उसको मतलब इंप्रूवमेंट फीस वाली एसेट क्वालिटी वाला बैंक चाहिए, तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक या डीसी बैंक के साथ में जा सकते हैं। बट यदि डीसी बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को कंपेयर करें तो मेरे को आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पे थोड़ा ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है, बिकॉज इसका जो कासा रेशियो है वो 50% से ज्यादा है एंड उसके लोन बुक की ग्रोथ करंटली 21% के आसपास में है। एंड देयर इज पॉसिबिलिटी अपकमिंग क्वार्टर्स के अंदर इसकी लोन बुक यहाँ पे 20 से 22-23% से ग्रोथ हो सकती है। जबकि डीसी बैंक का कासा रेशियो 22% के आसपास में ही है, ऑल्दो उसके स्टॉक का जो करंटली प्राइस बुक रेशियो 1 के आसपास में है। तो वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव से देखें तो डीसी बैंक में थोड़ा ज्यादा कंफर्ट आ जाता है। बट यदि मैं मेरे पर्सपेक्टिव से बताऊं तो मेरे को आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और डीसी बैंक दोनों के अंदर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में थोड़ा ज्यादा कंफर्ट आता है। कि जस्ट मैंने मेरा पर्सपेक्टिव शेयर किया है कि मेरी तरफ से कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है। आप लोग अपनी खुद की रिसर्च करना, खुद का एनालिसिस करना एंड जो आपके इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हैं उनसे डिस्कस करके ही डिसाइड करना कि इनमें से कौन सा स्टॉक में अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करना है या फिर नहीं करना है। एंड यदि आपका कोई डिफरेंट ओपिनियन या फिर क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में पूछना बिल्कुल मत भूलना। एंड वीडियो को लाइक जरूर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलना। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।